हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। आई आई होप कि आप जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए और साथ ही साथ आपका सीएपीएफ आने वाले है उसके लिए, आप वो यहाँ पे देखते हुए आ रहे होगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि अब तक हम लोग ने यहाँ पे फिजिक्स का जो कंप्लीट पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे हमने पिछले 6 साल के जो भी आपके यहाँ पे सीडीएस एग्जाम हुए हैं, जो आपके टोटल 12 आपके सीडीएस एग्जाम हुए एक साल में 2, तो सबके जो भी आपको उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, ये भी आपका पीवाईक्यू सीरीज वाले प्लेलिस्ट में ही आपको ये देखने को मिलेगी। तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर सेव करके रख लेना। और आने वाले जितने भी आपके यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट के वीडियोज़ रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे पीवाईक्यूज़ के, तो सब आपको इसी एक सिंगल प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो लिंक आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको सेव कर लेना। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? जो आपके यहाँ पे पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं वापस से। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब ना इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपना अगला सब्जेक्ट पे चल लेंगे, वो हमारा होगा यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है? तो यहाँ पे एक वीडियो बीच में बस आपको एक इंग्लिश की देखने को मिलेगी, वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो आपका है यहाँ पे ऑप्टिक्स का, ठीक है? अब ऑप्टिक्स अगर आपको यहाँ पे याद हो, हमने जो अपना एनसीईआरटी सीरीज़ करी है, वहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट फिज़िक्स करवाई है 9th एंड 10th क्लास की। तो वहाँ पे ना आपको 2 सब्जेक्ट बेसिकली आपको देखने को मिले थे, ठीक है? एक तो आपका लाइट वाला सब्जेक्ट था चैप्टर था, और एक आपका यहाँ पे ह्यूमन आई वाला चैप्टर था। तो उन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पोर्शन है आपके एग्जाम का, वो उन्हीं दोनों चैप्टर से ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑप्टिक्स वाला ही है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्टिक्स में देखते हैं, जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है? अब रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पे पता ही होगा कि आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का, मान लो यहाँ पे ये प्लेन है, ये नॉर्मल होता है, ये आपकी इंसिडेंट रे होती है, ये आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बस आपको कॉन्सेप्ट पता करना है, वो है आपका यहाँ पे कि थीटा ऑफ आई, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। रिफ्लेक्शन के केस में ये तीनों, पहली बात तो ये याद रखना, तीनों कौन-कौन से, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? तीनों आपके एक ही प्लेन पे रहते हैं। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ आई है, मतलब आपका जो इंसिडेंस एंगल है, वो आपका इक्वल रहता है आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैंने 2 चीज़ ऑलरेडी बताई थी पहले भी, अगर नहीं बताई तो यहाँ पे वापस से आप देख लेना। पहला तो आपको याद रखना है कि 2 तरीके के आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। एक एक होता है आपका यहाँ पे रेगुलर, और एक आपका होता है यहाँ पे इर्रेगुलर, ठीक है? जितनी भी हमें यहाँ पे चीज़ें, ऑब्जेक्ट हम जो देख पाते हैं ना, वो हम यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वज़ह से ही देख पाते हैं। जब उस पे लाइट रे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वज़ह से हम यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो सरफेस होगा ना इर्रेगुलर में, वो थोड़ा रफ सरफेस होता है। जैसा आपको पता है हर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो सरफेस होता है वो अलग-अलग रहता है ना? वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपको सरफेस देखने को मिलेगा, वो एकदम यहाँ पे स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा, जैसे मिरर्स वगैरह रहेगी ज़्यादातर। ठीक? तो ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिरर वगैरह हो जाएँगी। यहाँ पे आप जैसे मान लो कोई वॉल है, ठीक है? कोई भी आपका यहाँ पे जैसे इंसान ही हो गया एग्जांपल, ठीक है? ह्यूमन भी अगर आप देख पा रहे हो, तो वो भी क्योंकि उसकी यहाँ पे जो बॉडी है वो इर्रेगुलर शेप की है, ठीक है? इर्रेगुलर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो रफ बॉडी है उसकी, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिफ्लेक्शन के केस में ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रख लेना है कि आपको, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि आपकी यहाँ पे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर निकलती है ना, वो आपकी यहाँ पे स्पेरिकल शेप की मिरर से निकलती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ये आपका एक स्पेरिकल मिरर है। अब स्पेरिकल मिरर का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ये अंदर की तरफ यहाँ पे बैंड हुआ, इससे बनता है आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इससे आपका बनता है यहाँ पे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पे अगर मान लो यहाँ पे यही सेम मिरर है, ठीक है, आपका स्पेरिकल मिरर है, फिर आपको यहाँ पे दे दी कि बाहर वाला हिस्सा ऐसा शेड करके, ठीक है? तो इधर कौन सा, ये वाला आपका कौन सा मिरर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर। ठीक है? तो पहली बात आपको ये नहीं भूलनी है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक तरीके के स्पेरिकल मिरर है। और स्पेरिकल मिरर में किस तरीके से फॉर्म करोगे आप, तो याद रखना, आपका ये बैक बैक साइड वाला हिस्सा जो है, ये आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स बनाता है, और ये फ्रंट साइड वाला आपका यहाँ पे कॉनकेव बनाता है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। बाकी प्लेन मिरर आपको पता है, जो जनरली आप घरों में भी यूज़ करते होगे, जो शीशा वगैरह आप यहाँ पे देखते हो, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ये प्लेन मिरर आपको देखने को मिलता है, जो वर्चुअली रेक्ट आपके यहाँ पे इमेज बनाता है, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी एनसीईआरटी वाले, जब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम, जब मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करवाया था, तो उसको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है? अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं लेक्चर्स, तो ज़रूर देख लेना, वरना खुद से भी आप पढ़ सकते हो।
अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ्स पड़े हैं, मार्क्ड पीडीएफ है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब मार्क्ड करी हुई हैं, तो उसके थ्रू भी आप जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ना दूसरी चीज़, अगर हम आगे चलते हैं अगली चीज़ पे, तो वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब देखो मैग्निफिकेशन फैक्टर के ऊपर भी यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको पहली बात याद रखना, डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये आपका रहता है यहाँ पे h ऑफ i मतलब है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और h ऑफ o है यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है जो बस आपको पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर बनाता है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज, यहाँ पे ना m जो है यहाँ पे 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब जब भी आपका m 1 से कम होगा ना, तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है ये भी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अगर ये इक्वल है तो हाइट ऑफ इमेज आपका इक्वल रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर ये आपका यहाँ पे 1 से बड़ा आता है m, इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, यहाँ पे बड़ी है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ। ये आपका है यहाँ पे पहला चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर ना आपका प्लस भी रहता है और माइनस में भी रहता है। अब अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इरेक्ट है, तो उस केस में आपका यहाँ पे वो मैग्निफिकेशन फैक्टर आपका प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। तो आपको यहाँ पे यही चीज याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे प्लस मतलब है पॉजिटिव और आपका माइनस मतलब है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव आपका हमेशा रहेगा यहाँ पे ये वर्चुअल इरेक्ट के केस में। वर्चुअल इरेक्ट जहाँ पे भी आपकी इमेज बन रही होगी वो आपका यहाँ पे है पॉजिटिव। वहीं पे जो आपका ये नेगेटिव है, नेगेटिव आपका रहता है रियल एंड इन्वर्टेड पे, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड पे। तो ये पॉइंट याद रखना। इन्वर्टेड मतलब एक तरीके से होता है यहाँ पे उल्टी इमेज, ठीक है, और इरेक्ट मतलब है सीधी इमेज। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है तो प्लीज इनको बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ मिरर हमने देख लिया, और फिर हमारे यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अब आपका यहाँ पे आ जाता है जब आपको ना प्लेन मिरर दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि कितनी इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बनती हैं, ठीक है। अगर आपसे ऐसा बोलता है कि नंबर ऑफ इमेजेस अगर आपको बतानी है, अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका बनता है कि दो पैरेलल आपके यहाँ पे मिरर ले लेता है, ठीक है, इस तरीके से। जब यहाँ पे ये एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलली है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे रखी गई है। फिर आपको बोल देगा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बीच में जो मैंने बनाया ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। फिर आपसे पूछता है कि इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में रखते हो ना, तो आपकी जो यहाँ पे इमेज बनती है वो यहाँ पे आपकी इन्फिनिटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका है पहला चीज। दूसरा चीज आपका आ जाता है, कभी आपको ऐसे दे दे कि जो आपकी प्लेन मिरर्स है ना वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे प्लेन मिरर यहाँ पे रख दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक एंगल देखने को मिलता है। और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में आप कहीं पे भी यहाँ पे जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कैसे बताओगे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं। पहला तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका ना हमेशा आपका आंसर ऑड नंबर आएगा, कभी भी इवन नहीं आता है, हमेशा ऑड आएगा। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो आपको 360/30 का यहाँ पे 30 बोल रहा हूँ यहाँ पे थीटा का, ठीक है, थीटा का आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 360/थीटा आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो आपको ये थीटा की वैल्यू ना 30 दे देता, कि यहाँ पे जो आपको प्लेन मिरर दिख रही है इसके बीच में आपने यहाँ पे जब लगाया तो इसका एंगल 30 हमें डिग्री मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 360/30 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 12 वैल्यू आएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कभी भी ऑड यहाँ पे इवन नहीं आएगा, हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे 12 जो है वो एक इवन नंबर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको -1 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पहले आप इसके थ्रू वैल्यू निकालो, अगर वो वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपकी वो वैल्यू इवन आती है, तो आपको वहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, फिर वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ऐसे कंडीशन में जहाँ पे एक एंगल बना रहे होंगे दो प्लेन मिरर, आपका आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस का। 360/थीटा से पहले वो नंबर निकाल लो, उसके बाद अगर वो नंबर ऑड है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो इवन है तो उसमें से आपको -1 करना पड़ेगा, तभी वो आपका आंसर होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे हमारा आंसर 11 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो और चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन
वॉल्यूम। फिर हमने यहाँ पे देखा था रिफ्रैक्शन का केस, ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन तो अभी पीछे देखा, रिफ्रैक्शन में आपको यहाँ पे पता होगा ये आपका जैसे नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पहला मीडियम, ये आपका दूसरा मीडियम। अब रिफ्रैक्शन का जो केस है ये बेसिकली आपका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ वेव के ऊपर डिपेंड करता है। तभी आप देखोगे यहाँ पे आपकी ना दो कंडीशन बनती है, ठीक है, अगले पेज पे हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो एक ही जगह पे दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे चलते हैं अगले स्लाइड पे, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, ये आपका बना। अब एक आपका यहाँ पे ये आ गई इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो दो कंडीशन बनती है, ये आपका पहला मीडियम है, ये आपका दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब अगर आपकी मान लो लाइट रे जो है ये आपकी ना डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, डेंसर से अगर ये रेयरर मीडियम की तरफ जाती है ना, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी लाइट रे की वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, और ये मूव अवे हो जाएगी यहाँ पे नॉर्मल से, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है बीच में, ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है, ये आपके इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपका मान लो ये ऊपर वाला हिस्सा डेंसर है, नीचे वाला आपका यहाँ पे रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीड तो बढ़ जाएगी, पर यहाँ पे ये जो लाइट रे आ रही है ना, ये आपके यहाँ पे और ज्यादा दूर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि डेंसर से रेयर जाने में आपकी स्पीड बढ़ जाती है लाइट रे की, और वो नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो जाती है। वहीं पे दूसरा कंडीशन आपका बनता है जब वो रेयरर से डेंसर जाए। अब रेयरर से डेंसर मतलब है कि ऊपर वाला आपका रेयरर वाला मीडियम हो जाएगा, नीचे वाला आपका यहाँ पे डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी स्पीड होती है यहाँ पे लाइट रे की, वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है, और डिक्रीज करने की वजह से ये आपकी यहाँ पे मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ यहाँ पे ये मूव कर जाती है। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा दो कंडीशन बनती है आपकी, एक रेयरर और एक आपकी डेंसर कंडीशन, ठीक है, रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर। तो ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं। और एक और यहाँ पे याद रखना, ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन का केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको वरना लगेगा कंफ्यूज हो सकते हो आप। और ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज वाले कॉन्सेप्ट में भी बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो स्पीड होती है, जो आपकी लाइट रे की है, वो आपके यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको इससे ही दिख रहा होगा कि जब वो डेंसिटी से रेयरर जा रही है ना, तब उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, मतलब डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, वो कम हो रही है ना, डेंसर से वो रेयर हो जा रहा है, मतलब कम डेंस हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो आपका मीडियम है वो आपका कम डेंस है, इसलिए स्पीड बढ़ जा रही है। वहीं पे दूसरी तरफ जब आपका कम डेंस एरिया से एक लाइट रे एक ज्यादा डेंसर वाले एरिया में जाती है, मीडियम में जाती है, तो आपकी स्पीड कम हो जा रही है। इसका मतलब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे डेंसिटी के। तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा गया है पहले, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका आई होता है ना, कभी भी आपका यहाँ पे इक्वल नहीं होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आई है ये कभी भी आपका यहाँ पे आर के इक्वल नहीं होता है, सिवाय एक ही कंडीशन के, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन। और वो कब है, जब आपका आई जीरो हो जाता है, तो आपका आर भी क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर अगला आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आपकी ना लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है, तो आपकी यहाँ पे जो स्पीड होती है ये आपकी चेंज करती है, ठीक है, स्पीड आपकी चेंज करेगी। वेवलेंथ जो होगी यहाँ पे उस लाइट रे की, ये भी आपकी चेंज करती है, ठीक है, मीडियम टू मीडियम आपकी डिफरेंट रहेगी। पर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी आपकी यहाँ पे चेंज नहीं करेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि आपका यहाँ पे, क्योंकि रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक तरीके से यहाँ पे एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट रे जा रही है, तभी आप वो स्पीड आपकी बढ़ रही है घट रही है, और टूवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी वो बैंड हो रही है लाइट रे। तो उसी से ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्पीड आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है, आपकी यहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे अगला आपसे पूछा जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, ठीक है। अब यहाँ पे सी अपॉन वी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी का मतलब होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे डबल यू आता है, ठीक है, एक सी होता है डबल यू होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वैक्यूम। और नीचे आपका जो वी है, वी का मतलब होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे पहले पूछा गया, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा क्वेश्चन हमने यहाँ पे जब सॉल्व किए थे, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी यहाँ पे आपसे एक बार पूछा हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आपको ये सी अपॉन वी वाला
चीज़ भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पे वी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, फिर हम आगे चल लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि जो आपकी वाइट लाइट होती है, ये किन किन कलर्स में आपकी डिवाइड होती है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद रखने की, आपको बस यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, वो है आपका यहाँ पे विग्योर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वी का मतलब वायलेट है, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब यहाँ पे ग्रीन है, वाई का यहाँ पे येलो, फिर ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये आपके 7 कलर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे, जो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, या फिर आप रेनबो के केस में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे यही 7 कलर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भूलना नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि वी जो है आपका यहाँ पे जो वायलेट है, ये ना आपका लोवेस्ट वेवलेंथ का रहता है। ठीक है, लोवेस्ट वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। फिर आपको ना यहाँ पे हाईएस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे यू। ठीक है, म्यू। तो यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब यहाँ पे इसका अगर लोएस्ट है यहाँ पे लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि रेड का यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे देखो, ये तीन चीजें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है कि यहाँ पे हाईएस्ट आपका यहाँ पे जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो यहाँ पे किसका होता है, और लोएस्ट वेवलेंथ आपका यहाँ पे किसका होता है। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर ना पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको प्लीज बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, वेवलेंथ आपका यहाँ पे ये हो गया, और आपका क्योंकि हाईएस्ट आपका म्यू उस तरफ है, तो आपका यहाँ पे लोएस्ट म्यू, म्यू मतलब क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लोएस्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे आर का। इसके अलावा एक चीज ये भी याद रखना कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से, तो ये आपका ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे लैम्डा के। ठीक है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर इसका जो लैम्डा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो अगर इसका लोएस्ट है, तो इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा यहाँ पे ये हाईएस्ट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे, हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है यहाँ पे लोएस्ट है, और आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपके एक दूसरे के क्या होते हैं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें भी याद रखनी है। अब इसी तरीके से अगर इसका यहाँ पे ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे लोएस्ट रहेगी। है ना, तो यहाँ पे देखो, तो ये तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलनी नहीं है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक याद रखना, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे जो आपका रेड है, इसका आपका यहाँ पे हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल रहता है। ठीक है, मैं सी आर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्रिटिकल, और यहाँ पे एंगल। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका है, ये आपका लोएस्ट क्रिटिकल एंगल आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो आप कैसे यहाँ पे याद रख सकते हो, एक लैम्डा या फ्रीक्वेंसी में से एक चीज बस यहाँ पे याद रख लो, और एक ये याद रख लो कि लैम्डा के साथ आपका यहाँ पे जो रहता है वो आपका क्रिटिकल एंगल आपका रहेगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रख लो कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजों को याद रखना ईजी रहेगा। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका मैकेनिकल पावर होता है, इसका तो आपका यहाँ पे यूनिट होता है वॉट, पर आपकी जो लेंस की पावर होती है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे पावर ऑफ लेंस होती है, तो उसका यहाँ पे जो यूनिट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की आपकी यहाँ पे यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर आपकी यहाँ पे पावर ऑफ यूनिट, आपकी पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है। तो इसको भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक, अब देखो, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ना, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं है, पर यहाँ पे हो सकता है पूछ ले। अब जैसे मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पे ए दे दिया, ए मतलब यहाँ पे हो गया एयर। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू दे दिया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे वाटर। तो अब इसका बेसिकली यहाँ पे ना, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। अब आपको इस तरीके से भी दे सकता है, और आपको फिर ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कि आपको जैसे मान लो ये दे देगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एक सर्टेन वैल्यू दे देगा, 4/3 1/2 इस तरीके से। और फिर एक इसी तरीके से आपको एक दूसरी चीज दे देगा। जैसे हम, चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दूं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे दिया कि आपका यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, मान लेते हैं 4/3। ठीक है, 4/3 हमें यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इस तरीके से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है।
फिर मान लो एक और आपको यहाँ पे दे देता है कि एयर से आपको गैस जाने में, ठीक है, एयर से ग्लास, ठीक है, गैस बोल रहा हूँ, ग्लास जाने में आपको यहाँ पे दे रखा है मान लो 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर से ग्लास जाने के लिए, ठीक है, वाटर से यहाँ पे आपको ग्लास जाने के लिए, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक। या फिर इसको इजी टर्म्स में यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इजी बनाने के लिए थोड़ा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे यहाँ पे पूछा है ग्लास से वाटर जाने के लिए, ठीक है, ग्लास से वाटर जाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ग्लास से वाटर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको ना यहाँ पे जैसे पहले आपको एयर में लाना पड़ेगा ना, ग्लास से एयर लाना पड़ेगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे पहले आप ग्लास से एयर में लेके जाओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एयर से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू आप यहाँ पे वाटर का निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कहने का कि क्योंकि आपको यहाँ पे ग्लास से वाटर की तरफ जाना था और आपको सिर्फ यही दो वैल्यूज दे रखी हैं, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक वैल्यू यहाँ पे ए नीचे की तरफ है, और आपको क्योंकि वाटर आपका यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से वहां तक आपको पहुंचना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको तो आप ऐसे ही एज इट इज रखोगे। इसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो कि जी आप नीचे ले जाओ, ए आप ऊपर लिखो, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये भी 2/3 बन जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये आपको 3/2 दे रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे अब ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं, ना कि एयर से ग्लास। तो यहाँ पे आपका अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2/3, और इधर आपका यहाँ पे ये सेम वैल्यू रहेगा, वो आपका है यहाँ पे 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 8/9, जब आप यहाँ पे निकालोगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पूछी जाती है, तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भूलना है, ठीक है। आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है बस, और कुछ ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है पहले, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो आपको स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ आपका रहता है यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। बस इतना चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो आपको यहाँ पे मैंने क्रिटिकल एंगल मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो देखो क्रिटिकल एंगल जो आपका रहता है ना, बेसिकली आप हमेशा यहाँ पे बात करते हो डेंसर से, ठीक है, डेंसर से रेयरर की तरफ आप यहाँ पे बात करते हो। और क्रिटिकल एंगल ना आपका यहाँ पे एंगल ऑफ आई की एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे आपका एंगल ऑफ आर जो है वो 90 डिग्री बन जाता है। तो उस एंगल ऑफ आई को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, हमेशा आप पहले तो डेंसर से रेयरर जा रहे हो। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये आपकी एंगल ऑफ आई की एक ऐसी वैल्यू रहेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू रहेगी जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला आ जाता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपकी दो कंडीशन रहती है, पहली आप यहाँ पे हमेशा डेंसर टू रेयरर जाते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे रहती है कि आपका आई जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा रहता है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा फिर अगर हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको जैसे एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि हर एक एग्जांपल क्या है। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपका जैसे मिराज होता है, इसकी वजह से लूमिंग आपका देखने को मिलता है। फिर आप जो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका ट्रांसमिशन होता है ना, जो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, या फिर आपका जो भी लाइट वेव उससे पास हो रही है, वो सब आपकी यहाँ पे इसी की वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर हमने यहाँ पे रेनबो के केस में भी पढ़ा था, प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो उसको, आपको देखने को मिलता है ना। तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। अब इसके अलावा हम आगे बात करें यहाँ पे, तो देखो एक चीज और याद रखनी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में। तो ह्यूमन आई का ना आपको कभी कहीं कहीं पे डायमीटर पूछ लेता है, ठीक है। अब डायमीटर का जो आपको ना रेंज पता होना चाहिए एक, वो है आपका यहाँ पे 1.7 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना कहीं कहीं आपको 2.3 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको 2.5 भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक रेंज बताई है जो जनरली यहाँ पे मानी जाती है। तो ये पॉइंट बस आपको याद रखना है कि 1.7 से 2.5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू दिखे वो आपको मार्क करनी है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे आइडिया होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने यहाँ पे कि आपका आइरिस क्या होता है, प्यूपल क्या है, कॉर्निया क्या है, ठीक है। फिर आपका क्लोराइड, रेटिना, स्क्लेरा, सब हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको डिफेक्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि आपका हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या है, कैटरेक्ट क्या है, सबके ऊपर हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं।
अब यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे ना 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स हमें यहाँ पे 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला आपका होता है यहाँ पे रॉड शेप का, और एक होता है आपका यहाँ पे कोन सेल, ठीक है? एक होता है रॉड सेल, एक होता है आपका यहाँ पे कोन सेल। अब जैसे इसके नाम में ही है रॉड, तो ये रॉड शेप का होगा, ये आपका कोन शेप का होगा, ठीक है? ये आपका यहाँ पे डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, ये आपका थोड़ा बोल लो आप कलरफुल चीज़ें देखने में, या फिर आपकी जो ब्राइट लाइट है उसमें देखने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे जो आपका पिगमेंट रहता है यहाँ पे कोन में, वो आपका रहता है यहाँ पे आइडो पॉइंट, आइडो पॉइंट। और यहाँ पे जो रॉड सेल है, इसमें आपका जो पिगमेंट आपको देखने को मिलता है वो आपका रहता है यहाँ पे रोडोप्सिन। ये आपके हैं पिगमेंट्स, ठीक है? ये सब आपके हैं यहाँ पे पिगमेंट्स, रोडोप्सिन और यहाँ पे आइडो पॉइंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जैसे जो रेटिना होता है ना, रेटिना में ये दोनों ही सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? बोथ सेल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपका रॉड सेल भी और कोन सेल भी। वहीं पे जो आपका यहाँ पे फोबिया करके एक रीजन होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे कोन सेल्स ही प्रेजेंट रहते हैं। और बाकी आपको पता होगा एक आपका यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, और ब्लाइंड स्पॉट पे आपके यहाँ पे इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर हम आगे चल लेते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड। तो देखो आगे हमने यहाँ पे मैंने आपको ना बहुत सारी चीजें बताई थी, हमने पीवाईक्यूज में कर रखा है, तो यहाँ पे इसलिए मैं वो चीज वापस नहीं बताऊंगा। जो आपके 6 कंडीशंस बनती हैं कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स आपके लेंस की, ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि कन्वर्जिंग कौन सा होता है, ठीक है? कन्वर्जिंग कौन से होते हैं मिरर और लेंस, और डाइवर्जिंग कौन से मिरर और लेंस होते हैं, ठीक है? बस यही पॉइंट हम लोग यहाँ पे बस डिस्कस करेंगे, बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं पहले ही। तो जो कन्वर्जिंग होता है, ये आपका रहता है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर जो है यहाँ पे मिरर के केस में कन्वर्जिंग है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यहाँ पे कन्वर्जिंग है लेंस के केस में, ठीक है? और जो भी आपके कन्वर्जिंग होते हैं उनकी उनमें आपको ना 6 कंडीशंस देखने को मिलते हैं इमेज फॉर्मेशन की, जो हमने यहाँ पे पढ़ रखी है। वहीं पे जब डाइवर्जन की बात करते हैं, डाइवर्जिंग की, तो यहाँ पे आपका बचा हुआ एक ही मिरर है, वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे आपका लेंस में भी आपका एक बचा है, वो आ जाएगा यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ठीक है? तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है यहाँ पे ये। और यहाँ पे आपको 2 तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है मिरर फॉर्मेशन के केस में, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लेंथ क्या होती है आपके यहाँ पे, सॉरी डायमीटर क्या होता है आपके यहाँ पे ह्यूमन आई का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो वो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपको ना यहाँ पे एक वेवलेंथ का यहाँ पे रेंज याद रखना है, वो आपका रहता है यहाँ पे 400 एनएम से लेके 700 एनएम तक की यहाँ पे रेंज की जो वेवलेंथ रहेंगी ना, तो उनको हम लोग यहाँ पे जो हमारी आई होती है वो बेसिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है? ये रेंज इंपॉर्टेंट है 400 से लेके 700 एनएम तक की। तो यहाँ पे ये आपका है यहाँ पे वेवलेंथ का केस, ठीक है? तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, तो आगे अपने पास यहाँ पे आ जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली आपका है यहाँ पे एम जो आपका रहता है, स्मॉल एम से आप डिनोट कर रहे हैं, तो माइनस वी अपॉन यू हम इसको लिखते हैं, या फिर हम इसको स्मॉल एफ एफ माइनस यू लिखते हैं, या फिर एफ माइनस वी अपॉन एफ लिखते हैं, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूले आपके हैं, बस इतना याद आपको यहाँ पे रख लेना है। फिर बाकी आपको इतना तो पता ही होगा यहाँ पे कि ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका हो जाता है यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ठीक है? तो यहाँ पे डायग्राम वाइज भी आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। फिर बाकी आपका यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन फैक्टर हमने जैसे डिस्कस किया था, तो अगर मान लो आपको 2 मैग्निफिकेशन फैक्टर दिया और आपको बताना है कि टोटल मैग्निफिकेशन फैक्टर यहाँ पे मतलब टोटल कितना होगा, तो आप हमेशा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? अगर 2 दे रखे 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 दे रखे होंगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे। आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है? यहाँ पे टोटल मैग्निफिकेशन का। जब भी आपको यहाँ पे बोला जाए कि टोटल मैग्निफिकेशन आपको बताओ, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपको चीजें दे रखी है, मैग्निफिकेशन फैक्टर दे रखे हैं, सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। वहीं पे जो आपका पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, एफ होता है आपका यहाँ पे फोकल लेंथ। तो अगर आपको एक से ज्यादा पावर दे रखी है और आपको यहाँ पे पूछी जाए टोटल पावर कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्लस करोगे, ठीक है? 1/f, या आप मान लो 1 है, ठीक है? या आप यहाँ पे कर लो f2, फिर 1/f3। इस तरीके से जितने आपको यहाँ पे पावर दे रखेंगी उन सबको आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करते हुए जाओगे, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर इसके साथ आपको यहाँ पे हमने बहुत सारी जैसे डिस्पर्जन हमने देखा था आपका क्या होता है, स्कैटरिंग हमने देखा यहाँ पे क्या होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? नॉइस का देखो, और हम लोग यहाँ पे चीज देख लेते हैं, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप।
तो यहाँ पे टेलीस्कोप का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको कैपिटल एम से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसका होता है यहाँ पे 1 अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल डी है इसका मतलब है यहाँ पे लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है, कैपिटल डी का यहाँ पे ये मतलब है। अब दो टेलीस्कोप आपने यहाँ पे यूजुअली पढ़े होंगे, एक वो जो यहाँ पे कैपलर ने बनाया था, ठीक है, 1611 में, और एक आपका यहाँ पे जो गैलीलियो ने किया था, ठीक है, यहाँ पे 1609 में। अब गैलीलियो वाले को तो हम लोग यहाँ पे गैलीलियन टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं, पर केपलर वाले का आपको यहाँ पे अलग से नाम याद रख लेना है, वो आपका रहता है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, पहले यहाँ पे स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको ना, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो बताई उसमें स्पीड ऑफ लाइट की हम यहाँ पे जैसे बहुत बार बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट की, वो आपकी रहती है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की आपकी यहाँ पे ये है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फॉर्मुलेस का, ठीक है। जो आपका यहाँ पे मिरर का फॉर्मूला है, जो आपका यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम मिरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका है मिरर का फॉर्मूला, पहले तो आप ये देख लो, ये आपका है मिरर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो आपका लेंस का फॉर्मूला है ये क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो आपका ये है आपका लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम यहाँ पे कॉनकेव की बात करेंगे ना, तो आपका u हो गया, आपका v है, आपका f है, ठीक है। तीनों की जो वैल्यूज होगी ना आप हमेशा नेगेटिव में लोगे। आपको क्वेश्चन में भले जैसे दे रखा होगा फॉर एग्जांपल कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको आपने 20 सेंटीमीटर या फिर 20 मीटर की दूरी पे रखा। अब वो लिखा हुआ नहीं है वहां पे कि आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है, पर अगर आपको दे रखा है कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, तो आपको हमेशा यहाँ पे वो नेगेटिव में ही लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि यू का आपका हमेशा जो चांस होगा ना, पहले तो यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स में जैसे आपका यहाँ पे जो यू है वो आपका हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, चाहे आप कॉनकेव की बात करो या कॉन्वेक्स की बात करो। वहीं पे जो आपका ये वी और एफ होगा ना, ये कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, क्योंकि यू आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर से पहले रखते हो ना, इसलिए आपका हमेशा वो नेगेटिव में रहेगा, चाहे आप कोई भी लेंस की बात करो, कोई भी मिरर की बात करो। पर आपका जो वी है, क्योंकि आपकी इमेज पॉजिटिव में भी बनती है नेगेटिव में भी बनती है, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको कॉनकेव में नेगेटिव है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, और फोकल लेंथ भी आपको उसी के हिसाब से देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कॉनकेव आपका कुछ भी होगा, तीनों चीजें नेगेटिव रहती हैं। कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपका यू है, जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना दूर रख रहे हो वो जो डिस्टेंस है वो आपका नेगेटिव रहता है, बाकी आपका वी जो आपका इमेज का डिस्टेंस है वो आपका पॉजिटिव है। फोकल लेंथ का भी जो आपको दे रखा है वो भी आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप मिरर की देखो आप लेंस की देखो, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बाकी आपको ये भी पता होगा कि कॉनकेव लेंस की यहाँ पे जो नेगेटिव पावर होती है, जो आपका यहाँ पे मायोपिया वगैरह में आप यहाँ पे देखते होगे, और कॉन्वेक्स की यहाँ पे पॉजिटिव पावर होती है, जो आप यहाँ पे जनरली हाइपरमेट्रोपिया में देखते हो, है ना। तो ये तो हम यहाँ पे पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में आपके कौन से तरीके के लेंस होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स और आपका मायोपिया में कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नो, इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चल लेते हैं, वो हमारा आ जाता है यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन बोल लो आप, या फिर मोशन डायरेक्टली, बस आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो आपकी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे इनर्शिया वाला, ठीक है। तो जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होता है उतना ही ज्यादा क्या होगा यहाँ पे मास होता है ना। ये आपको पता होगा, ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मास आपका हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे आप कोई भी प्लेनेट पे चले जाओ, कोई भी यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, आपका मास जो होगा वो हमेशा यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो भी मास है वो सेम रहेगा। पर जो वेट होता है ना वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्मॉल जी की वैल्यू के ऊपर। अब जैसे आपको पता है यहाँ पे कि मून पे जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू है वो 1/6 टाइम्स होती है आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, स्मॉल जी की। तो ये पॉइंट याद रखना, जी ई मतलब है यहाँ पे जो आपकी जी की वैल्यू अर्थ पे है, जो आपका होता है यहाँ पे 9.8, ठीक है, उसका 1/6 होता है। वहीं पे जब आप सन पे सन की बात करोगे तो यहाँ पे ये 27 टाइम्स हो जाती है यहाँ पे ये जी ई के। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो वेट का, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे एम जी, ठीक है, और इसकी यहाँ पे यूनिट होती है न्यूटन।
तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि एक फोर्स की आपको यहाँ पे यूनिट देखने को मिल रही है न्यूटन है, और ये क्योंकि वेट भी आपका एक तरीके की फोर्स ही होती है, इसलिए आपको यहाँ पे mg देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये g आपको यहाँ पे इक्वेशन में ही देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए आपका वेट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का या फिर आपका हर जगह पे डिफरेंट रहेगा, पर जो आपका मास है वो हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पे आ जाता है फोर्स। फोर्स आपको पता है यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। ठीक है, यूनिट आपकी होती है यहाँ पे n, जो आपका है यहाँ पे न्यूटन। न्यूटन को हम लोग यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग पहली बात तो याद रखना, स्मॉल पी से हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे m इंटू वी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। और इसका यहाँ पे जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये नीचे की तरफ है जो सेकेंड लगा है यहाँ पे। और फिर अपने पास यहाँ पे आ जाता है इम्पल्स। इम्पल्स की यहाँ पे फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। इसकी भी जो यूनिट होती है वो भी आपके यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ पे यूनिट होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी है आपके यहाँ पे मोशंस की। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे जो याद होगा कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, है ना। तो जो यहाँ पे 3 लॉ हैं न्यूटन के, तो पहले वाले को ना हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है सीएपीएफ वगैरह एग्जाम्स में। फिर आपका यहाँ पे जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरा वाला तो आपको पता है यहाँ पे कि जितना आपका यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो आपका लॉ है, ये तो सबको यहाँ पे मुंह जुबानी याद रहता है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे खुद ही याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ये आपके हैं यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ। ठीक है, न्यूटन्स के यहाँ पे जो लॉ है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उनके यहाँ पे जो 3 आपकी अलग चीजें हैं, यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जहाँ पे इनर्शिया के ऊपर बताया गया है। तो इनर्शिया आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पहले वाले में इनर्शिया के ऊपर बोला है, इसलिए उसका यहाँ पे नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक, अब इनर्शिया में भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 3 चीजें हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखते हैं जो आपको यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। तो पहली वाली जो कंडीशन है वो आपकी रहती है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट से वो मूव करना शुरू कर देती है। दूसरी वाली जब आपकी बॉडी मोशन में है और फिर वो यहाँ पे एकदम आप जब जैसे आप मान लो यहाँ पे कार चला रहे हो, एकदम ब्रेक मारते हो तो आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ यहाँ पे आ जाती है ना। पर यहाँ पे जब ऐसा मान लो कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, आपकी कार खड़ी हुई है, फिर जब आप चलाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, ये आपका इनर्शिया है। अगर आप कोई भी एक्सेसिव फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देते हो, तो अगर आपकी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, वो रेस्ट या फिर मोशन में ही रहता है अगर आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स ना दो। एक्स्ट्रा फोर्स दोगे तो फिर आपको चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा आपका होता है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि जैसे मान लो बारिश हो रही है, आपने बीच में छाता रख दिया कि अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी उस रेन ड्रॉप की, वो चेंज हो जाएगी। तो वो आपका होता है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 तरीके के आपके यहाँ पे इनर्शिया होते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आपकी आती है यहाँ पे लिफ्ट से रिलेटेड। तो लिफ्ट में आपको यहाँ पे देखो याद रखना, आपका यहाँ पे रहता है आर इंटू एम जी। ठीक है, जो आपका बेसिकली एक तरीके से आप बोलो एक्चुअल वेट होता है ये। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला भी है वेट का वो आपका यही है कि जब आप यहाँ पे ये आप बोलोगे, जब आपकी जो लिफ्ट है ना वो आपकी कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे है, तब आपका यहाँ पे फॉर्मूला m इंटू जी आता है। वहीं पे जब आप यहाँ पे बोलते हो कि जब आपकी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब ऊपर जा रही है तब यहाँ पे और तेजी से जाती है, कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा हो जाती है, तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है m इंटू जी प्लस ए। अब अगर आपसे बोला जाता है कि जब आपकी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट हो जाती है नीचे जाने के टाइम पे, ठीक है, जब वो नीचे जा रही है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। और बाकी आपको पता ही है फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल में तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये आपकी बन जाएगी यहाँ पे जीरो। ठीक है, फ्री फॉल में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, बाकी आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे हो जाता है जीरो। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मास वेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बाकी फोर्स का आपको पता हो जाएगा m इंटू ए है, तो यहाँ पे वो a के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो आपका यहाँ पे फोर्स है, तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेविटेशन वाले अपने चैप्टर पे। अब ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक लौता फॉर्मूला है, एक तरीके से आप बोलो क्योंकि उससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो आपका है यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी फिर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये m1 m2 आपके जो दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालनी है। ठीक है, ये प्लैनेट्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो हो गया यहाँ पे r।
और यहाँ पे जो इनका यहाँ पे ये है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे M1 और M2। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट बस आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये आपके दो प्रोडक्ट के मासेस के, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं M1 M2 अपॉन में यहाँ पे जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे फोर्स ऑफ आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है। और ये जो कैपिटल जी है ये आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो कैपिटल जी की वैल्यू भी होती है ये भी आप अलग से याद रख लेना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ पे इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और ये एक तरीके की आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, ये भी आपको याद रहनी है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। बाकी फिर जैसे मैंने आपको बताया 1/6 आपकी रहती है, जैसे आपको बताया था ना कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। मून पे आपकी यहाँ पे 1/6 हो जाती है इसके, सन पे आपकी 27 टाइम्स हो जाती है। तो ये हम यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड्स में। इसके अलावा आपको पूछा जाता है यहाँ पे जी और ए, ठीक है, जो आपका एक्सेलरेशन है और आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनके बीच का यहाँ पे रिलेशन कभी कभी आपसे पूछ ले। तो इसमें ना आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी आपका हो जाएगा यहाँ पे वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम आपका है यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे जब भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एम है ये आपका है मास ऑफ द अर्थ, आर जो है यहाँ पे ये आपका है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आर आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, एम आपका मास ऑफ द अर्थ। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे पूछता है यहाँ पे कि जो ग्रेविटी है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखना ये आपकी यहाँ पे शेप के ऊपर डिपेंड करती है, जो भी आपकी अर्थ की शेप है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ये एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपकी डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है, कि जितना ज़्यादा आप नीचे जाओगे ना तो आपकी ये जो जी है ये आपकी डिक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और एल्टीट्यूड में भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, कि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड पे जाओगे उतना आपका यहाँ पे जी की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपका अलग चीज़ है यहाँ पे ये। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि शेप की वजह से, तो शेप में आप देखोगे। और फिर आपका एक लास्ट आ जाता है, वो है आपका यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ का यहाँ पे जो है ये भी आपका एक सिनेरियो बनेगा यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये सब आपके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होती हुई आपको दिखेगी, या फिर इफेक्ट करते हुए ये चारों फैक्टर्स आपके दिखेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पे इधर ही एक देख लेते हैं, वो आपका है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे इसकी जो आई को हम मतलब कैपिटल आई से हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ अपॉन एम होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी अलग से। ठीक, फिर आपको जैसे सैटेलाइट्स तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आपका आ जाता है यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आपकी ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होती है जो एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड होती है अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है पहले तो डिनोट करते हैं हम वी ओ से। फॉर्मूला इसका होता है यहाँ पे अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे फॉर्मूला। और ये यूजुअली आपकी रहती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसी तरीके से जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, इसी तरीके से आपकी एक और वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे अंडर रूट टू जी आर। ठीक है, स्मॉल जी आर। और इसकी जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर आपसे पूछ ले, तो इसको हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है ये आपकी यहाँ पे अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बाकी आपको यहाँ पे प्रेशर पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर आपका रहता है यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर जैसे आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि आपके जो फाइनल है माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आपका एक एंगुलर एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये आपका होता है यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे इससे। और ये आपका रहता है यहाँ पे एंगुलर
वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर एक आपका रहता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं, और ये आपका रहता है यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस आपका रहता है। फिर यहाँ आपका ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है यहाँ पे, प्रेशर इन लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल पी से तो डिनोट करते हैं प्रेशर को, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे एच रो जी। ठीक है, या तो इस तरीके से, क्योंकि रो आपका डेंसिटी है तो आपको ना दो फॉर्मूले दिखे आपको लिखने हुए मिल सकते हैं, एच डी जी। डी मतलब डेंसिटी है, रो को ही हम लोग बेसिकली डेंसिटी से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आप यहाँ पे जरूर देख लेना। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे मैग्नेट्स वाली चीज़ हम यहाँ पे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं रूल्स वगैरह भी बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, जो आपके यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल है आपका, लेफ्ट आपका, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे एक छोटा सा बता दे रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है। जैसे मान लो आपका यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे मान लो थंब, ये आपका है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये आपके यहाँ पे दो उंगलियां हैं जो आपने बंद करके रखी हुई हैं। अब इसको शॉर्ट ट्रिक आपका यहाँ पे याद करने का क्या है कि ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे याद रखो फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, अब फादर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स। ठीक है, एफ मतलब है फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। एम मतलब होता है यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ये आपका यहाँ पे एम मतलब मदर, इस तरीके से याद रखो। सी आपका होता है यहाँ पे चाइल्ड, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपके यहाँ पे डायरेक्शंस बताते हैं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप ज्यादातर यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये आप यहाँ पे यूज करते हो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, और ये आपका है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और एक आपका होता है यहाँ पे इसी तरीके से राइट हैंड रूल, वो आप यहाँ पे यूज करते हो करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे याद रख लेना। बाकी आपका जो, चलो राइट हैंड थंब रूल भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल में ये आपका हो गया यहाँ पे थंब। अब ये जो थंब है ना, ये आपको करंट की डायरेक्शन बताता है राइट हैंड थंब रूल में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में ये आपका जो थंब है, ये आपका करंट का डायरेक्शन बताता है। और जो ये आपकी ये चार उंगलियां हैं, ठीक है, ये आपकी जो चार उंगलियां हैं, ये आपको ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना पॉइंट कर दोगे यहाँ पे अपना थंब। ठीक है, उसके बाद ये जो चार उंगलियां ना, इसको, ये आपका होता है पाम एरिया, इसको ना पाम की तरफ फोल्ड करोगे, तो जिस भी डायरेक्शन में ये फोल्ड होंगी ना, वो डायरेक्शन फॉलो करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी वो डायरेक्शन फॉलो करती है। ये बस आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके तीन हो गए यहाँ पे जो हैंड रूल्स थे। ठीक है, जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। फिर बाकी आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पता ही है। यहाँ पे स्केलर वो होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, जैसे वेलोसिटी आपका एग्जांपल है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का। स्केलर आपका यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्पीड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें भी पता ही है पहले से ही। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें इससे ही रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले आपको यहाँ पे ये पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर आपको एक पता होगा यहाँ पे वेलोसिटी का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये दो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी का। फिर जैसे हमने यहाँ पे बात करी इक्वेशंस की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका बन जाता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर एक आपका होता है यहाँ पे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आपका रहता है यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो ये तीन आपकी यहाँ पे इक्वेशंस रहती है, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो ये आपका रहेगा। और अगर ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में अगर हम मान लो आपसे बोल लेता है, तो ए जो है आपका यहाँ पे ए की जगह जी आ जाता है लिखा हुआ, और जो आपका ये एस है, एस की जगह आपका यहाँ पे एच हो जाता है। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। बस यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका बन जाएगा एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे बस ए जो है वो आपका जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एस जो है वो आपका एच में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ना इसमें आपकी तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, वो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो आपका है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के, प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे हाइट। हाइट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो आपका होता है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी।
ठीक है, ये आपका होता है हाइट का। फिर एक आपका होता है यहाँ पे रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे कि यू स्क्वायर को आप ऐसे लिखे रहने दो, साइन टू थीटा जो आपका लिखा हुआ है ना, इस टू को नीचे ले आओ, ठीक है, सही से लिख दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, साइन टू थीटा कर दो साइन स्क्वायर थीटा को, और यहाँ से टू को कर दो यहाँ पे आप गायब, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंज याद रखना। फिर आपका होता है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका यहाँ पे तीसरी कंडीशन या फिर तीसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये आपका बन जाता है। इससे आप यहाँ पे याद रखो, इसको टू को आप हटा दो और ये टू आप आगे ले आओ, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, इस तरीके से। तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये तीन फॉर्मूले आपके होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे जाती हुई नजर आएंगी, यहाँ पे जो भी आप फेंकते हो उसको। ये आपका होता है यहाँ पे हाइट, ये आपका हो गया यहाँ पे रेंज, और ये जितनी देरी तक यहाँ पे हवा में है ये आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तीन फॉर्मूले बस आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये सब। अगले पे चलते हैं, जो हमारा आ जाता है यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स देख चुके हैं। हमने काइनेमेटिक्स हमने देख लिया, जहाँ पे अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई प्रोजेक्टाइल मोशन वाली। तो हर एक चैप्टर का मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, पर हम यहाँ पे हर एक का ही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी में जैसे आपका जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे mgh, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूनिट पता होना चाहिए, वो आपकी होती है यहाँ पे जूल। इसी का आपका रहता है यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी का भी जो यहाँ पे यूनिट होता है, ये भी आपका होता है जूल, और एनर्जी मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें हैं जो आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वर्क से रिलेटेड और आपके यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो आपका ये एफ इंटू डी है ना, एफ इंटू डी जो आपका ये वर्क वाला है, अगर ये आपका सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव होगा अगर यहाँ पे आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट में है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज, तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट में आपका नेगेटिव है, परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो। फिर बाकी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। फिर ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर, जिसको हम इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, इसको हम यहाँ पे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इसका भी होता है यहाँ पे एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते बनते हैं, ठीक। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे यू से डिनोट कर रहे हैं, हाफ, ठीक है, इंटू हाफ इंटू के, और फिर आपका यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे, जो आपका बेसिकली रहता है यहाँ पे चेंज इन एक्स, आप बोल सकते हो एक तरीके से। के का मतलब तो हो गया यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे ये, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे ये। और ये आपका एक्स मतलब होता है पोजीशन, अब क्योंकि ये डेल्टा के साथ आया, इसका मतलब है यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन यहाँ पे इसका मतलब हो गया आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर का। यू आपका यहाँ पे हो जाएगा इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे एक याद रखना, एफ आपका रहता है यहाँ पे एफ के इंटू एक्स। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आपका बन जाएगा एफ अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से भी ये चीजें याद रखनी है। तो ये आपका है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर ज्यादातर सीडीएस में नहीं आते, सीएपीएफ के ऊपर यहाँ पे मतलब सीएपीएफ में आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं इसके ऊपर, पर तब भी आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आगे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, उसके हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो देखने को मिलता है, वो हमारे यहाँ पे आ जाता है कि आपको पावर के ऊपर पूछ लेता है, ठीक है। पावर के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया, पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम, इसका होता है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके साथ देखो आपको यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी यूनिट तो होती है यहाँ पे वॉट, पर वॉट को हम लोग यहाँ पे जूल पर सेकेंड के टर्म्स में भी हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो वर्क है ना, वर्क आपका रहता है यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था।
क्योंकि आपका यहाँ पे वर्क क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी हमने यहाँ पे देखा था ना, तो वही आपका है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पी वाले फॉर्मूला में, पावर वाले फॉर्मूला में वर्क की जगह आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रखते हो और नीचे आपका टी रहता है। अभी फिर हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला और देखा था जहां हमने देखा था कि वेलोसिटी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे एफ इंटू वी आपका हो जाएगा, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आपका एक और जो निकल के आता है पावर का, वो आपका आता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले कितने बन गए, यहाँ पे वर्क इंटू टाइम, वर्क अपॉन टाइम भी है, और वर्क का आपका फॉर्मूला क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है उसका आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह आपका वेलोसिटी बन जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे एफ इंटू वी। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पावर के और फॉर्मूले याद रखने, वो आपका है यहाँ पे आई स्क्वायर आर, फिर एक फॉर्मूला आपका है यहाँ पे वी इंटू आई, और एक आपका है यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन तरीके के आपके फॉर्मूले हैं, इनको बिल्कुल भूलना नहीं। जैसे हमें पता है यहाँ पे कि आपका जो करंट होता है ये आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में अगर आप लिखोगे तो ये क्या लिख दोगे आप, वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, है ना, इस तरीके से आप लिखोगे। फिर हमें यहाँ पे पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आप क्या करो कि आप ना अब ये वाला फॉर्मूला डालो वर्क की जगह, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इंटू क्यू अपॉन टी। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि करंट का होता है चार्ज अपॉन टाइम, अब करंट का होता है यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम, तो यहीं से आपका ये जो P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई निकल के आया ना, वो आपका इसी तरीके से आपका यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अलग अलग फॉर्मुले आपको पता होना चाहिए, किसी भी फॉर्मुले के ऊपर आपको क्वेश्चन दे सकता है। फिर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड ऑफ वेव का, अगर आपसे मान लो पूछ ले, तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है आपकी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में आपकी अपोजिट रहती है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ से आप यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हो, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आपको देखो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, वो आपका आ जाता है यहाँ पे ओम्स लॉ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे आ गए, तो लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको पता ही होगा। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर आपका रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो I है ना, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे R के। जब आप I इधर नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे I नीचे आ जाएगा, या R को इधर ले आओगे तो I इधर ऊपर है, R इधर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पहले भी बहुत बार यहाँ पे आ रखा है। फिर जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है यहाँ पे ओम, ये आपको पता होगा। फिर एक आपका यहाँ पे एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ये आपकी रहती है यहाँ पे ओम मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका इनके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिलेशन अगर आपसे बोले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं एल अपॉन ए। ये आपका है लेंथ, ये आपका है एरिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो आपके आर को आप बोल सकते हैं एक तरीके से जिसके ऊपर आर डिपेंड करता है। तो पहला तो आपका है यहाँ पे कि आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जो आपको इस फॉर्मूले से दिख रहा है। आर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे आपके एरिया के, जो आपको इस फॉर्मूले से ही दिख रहा है। फिर जो आपका आर है ये आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा है। और तीसरी चीज आपकी यहाँ पे ये टेम्परेचर के ऊपर भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के ऊपर भी। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी आपको रियोस्टेट पता होगा, रियोस्टेट आपका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग यहाँ पे रियोस्टेट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको यूज भी करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हमें कभी भी देना होता है तो। फिर आपको ना दो चीजें पूछी जाती हैं, जो आपसे पूछता है कि आपके जो रेजिस्टेंस है उसको जब आप सीरीज में लगाते हो, पैरेलली लगाते हो, तो क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब आप सीरीज में लगाते हो इसको, तो जो आपका यहाँ पे आर की वैल्यू आती है वो आप सीधे सीधे बस यहाँ पे आप ऐड आपको करना होता है। ठीक है, इस तरीके से R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके से जो भी नंबर ऑफ आपको रजिस्टर दे रखे हैं उन सबको। वही सेम तरीके में जब आप पैरेलल करने जाते हो तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरीके से जितने भी आपको R दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सीरीज में क्या होता है कि आपका जो करंट है ना, ये आपका सेम रहता है हर जगह पे, पर जो वोल्टेज है या फिर आप बोलो जो वोल्ट है या फिर पोटेंशियल पोटेंशियल है, ये आपका हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये आपका हर एक रजिस्टर पे अलग रहेगा। वहीं पे जो आपका पैरेलल वाला जो सर्किट होगा, यहाँ पे जो आपका आई है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर जो आपका पोटेंशियल है ये आपका रहता है यहाँ पे सेम। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, शॉर्ट ट्रिक आपको बताइए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका हमने पीवाईक्यूज में किया था, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो आपको फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, इसको कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका रहता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर मतलब आई मतलब हो गया आपका करंट, आर है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर टी आपका है टेम्परेचर। तो आपको आई स्क्वायर आर टी ये सब आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि एच आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, एच आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, एच आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे टी के। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, इनको बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका, इसकी यूनिट होती है आपकी यहाँ पे एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और फिर आपका यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इसकी जो यूनिट होते हैं ये आपकी होते हैं यहाँ पे कुलम, ठीक है। फिर आपसे बोलता है कि आपका जो एमीटर है इसको आप किस तरीके से लगाते हो, तो याद रखना इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। और पैरेलल आप किसको लगाओगे, पैरेलल आप लगाते हो यहाँ पे वोल्ट मीटर को, ठीक है, वोल्ट मीटर को। एमीटर आपका जैसे आपको नाम में दिख रहा होगा एम्पियर, एम्पियर से बना है एमीटर, तो आपको यहाँ पे करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है ये डिवाइस। और वोल्ट मीटर आपको नाम में दिख रहा है वोल्ट, तो आपका वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कहा जाता है जैसे नाम सुना होगा आपने यहाँ पे निक्रोम वगैरह, ठीक है। तो निक्रोम ना आपका यहाँ पे ये एक हीटिंग एलिमेंट होता है, ये एक हीटिंग एलिमेंट है जो आप देखते होगे आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स में होता है, आपके टोस्टर्स वगैरह में होता है, आपके इलेक्ट्रिक आयरन में आपको निक्रोम देखने को मिलता है एज एन हीटिंग एलिमेंट, ठीक। फिर जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये आपका बना होता है टिन से प्लस आपके यहाँ पे लेड से, ठीक है। फिर आपको ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको फिलामेंट देखने को मिलता है, वो आपका बना होता है यहाँ पे टंगस्टन से, क्योंकि इसके यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपका यहाँ पे बना होता है। और बल्ब के अंदर आपको गैसेस देखने को मिलती है, जैसे नियॉन आपको देखने को मिल सकती है, आर्गन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस में क्या देखने को मिलता है। और फ्यूज जो है एक तरीके से ना आपके अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो, कि अगर बहुत ज्यादा करंट आपका आ रहा है बाहर से सप्लाई में, तो वो ना सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम यहाँ पे एनसीईआरटीज में डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ना आप इलेक्ट्रिक मोटर जो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में कवर करी है, इसको आप जरूर देख के जाना। और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमने यहाँ पे कवर किया है, वो भी आपको यहाँ पे जरूर देख के जाना है कि कौन सा किस में क्या एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इसमें हमने देखा था, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है इनसे रिलेटेड। फिर अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अब साउंड एंड वेव्स की, ठीक है। वेव्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको जैसे पता है कि आपको यहाँ पे दो तरीके की वेव देखने को मिलती है, एक आपकी होती है यहाँ पे मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और एक आपकी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बहुत तरीके की होती है, अभी वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे। अब जो मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव आपकी यहाँ पे दो तरीके की जो होती है, एक आपकी होती है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और आपके यहाँ पे डिवाइड है बेसिकली एक तरीके से मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक आपको हम यहाँ पे हम बोलते हैं एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल आपके यहाँ पे ट्रांसवर्स होती है और आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है ना, उसमें आपको कुछ इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके के। अब यहाँ पे जो ये साथ साथ में आपको दिखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो दूर दूर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेयर फैक्शन, ठीक है। ये हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर ट्रांसवर्स में जो आपको अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपकी वेव कुछ इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका बनता है यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। फिर ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ से इस लाइन से लेके इस पॉइंट तक, ये आपका जो आप बोलो हाइट है, ये आपका हम लोग बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड, ये आपका है एम्पलीट्यूड। अब ये नीचे वाला जो यू बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रफ, और जो उल्टा यू बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी यूनिट आपको पता ही होगी, वो आपकी होती है यहाँ पे हर्ट्स, और इसका फॉर्मूला 1/t होता है, ये आपको पता है। स्पीड ऑफ वेव में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आपकी यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ वेव होती है, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, वो आपका आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इसके यूजेस वगैरह आपको पता होने चाहिए, कॉनकेव लेंस और आपके यहाँ पे मिरर वगैरह के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो हम यहाँ पे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी लेक्चर्स में भी और आपके यहाँ पे पीवाईक्यूज में भी, तो वो आप जरूर देख लेना यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी यहाँ पे वो कौन कौन सी है, बस वो आपको मैं बताऊंगा। इसके यूजेस भी मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको बताने के लिए ना आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको ना एक सिंपल सा एक तरीका पता होना चाहिए यहाँ पे। एक आप एक तरीके से ज्यादा आप बोलोगे, एक तरीके से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और सीक्वेंस वो कौन सा है, आप इस तरीके से सीक्वेंस याद रखना। पहले पे आपका आता है यहाँ पे गामा रेस, पहले पे गामा रेस, दूसरे पे आपकी आती है यहाँ पे एक्स रेस, फिर यूवी रेस, यूवी रेस के बाद आपकी आती है यहाँ पे विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट, फिर आपकी आती है यहाँ पे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर आपकी यहाँ पे नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव, और लास्ट आपकी यहाँ पे है रेडियो वेव। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होती है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ की जब हम बात करेंगे तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी होगी यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ, रेडियो वेव की होगी मैक्सिमम वेवलेंथ। और ऑब्वियस सी बात है, जब वेवलेंथ इसकी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे मिनिमम। तो ये आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, सीधा बना दे रहा हूँ। तो ये आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, नीचे से ऊपर मैक्सिमम टर्म्स अगर हम बात करें तो आपको बस यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, या तो वेवलेंथ याद रख लो या फिर फ्रीक्वेंसी याद रख लो, आप इजीली यहाँ पे इनको याद रख पाओगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखो रेनबो वाला केस भी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी हम यहाँ पे पीवाईक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये 2 बार हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करा है वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वो चीज़ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एक्सरेज के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे बहुत चीज़ें डिस्कस करी है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आया था वो भी हमने यहाँ पे देखा था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपकी जो अगली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल वेव्स कौन से रेंज की होती हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करें, ऑडिबल वेव्स की जो रेंज होती है वो आपकी रहती है यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये आपकी है ऑडिबल रेंज। फिर आपका दो और तरीके की आपकी वेव्स होती है, एक होती है आपकी यहाँ पे इंफ्रासोनिक, और एक आपकी होती है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक। अब जो ये इंफ्रासोनिक है, ये आपकी रहती है जिन जिन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 20 हर्ट्ज से कम है, वो सब कहलाती है इंफ्रासोनिक वेव्स। और जिनकी भी यहाँ पे 20,000 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है वो सब कहलाती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। रेंज वगैरह जो आपका वेवलेंथ का रेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया, आपका यहाँ जो डायमीटर मैंने आपको बताया था आंखों का, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और एक और हम यहाँ पे बस दो तीन चीजें छोटी छोटी बची हैं, वो आपकी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपका एक डायग्राम दे रखा है, मान लो पिच की हम बात करें कुछ इस तरीके से, और एक आपको यहाँ पे मान लो डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी ना ऐसे वेवलेंथ बहुत ज्यादा पास पास रहेंगी तो आपकी जो पिच होगी वो आपकी हाई रहेगी, और जब दूर दूर रहेंगे तो आपकी यहाँ पे लो रहेंगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कि जो पिच है ना ये आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा आपकी यहाँ पे पिच रहेगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको बोल सकते हो। फिर आपका एक रहता है यहाँ पे जब हम बात करते हैं लाउडनेस की, कि आपको जब साउंड वेव सुनाई देती है, जो साउंड सुनाई देता है वो कितना ज्यादा लाउड है, तो आप वो किससे निकालते हो, कैसे निकालते हो, वो आप निकालते हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड से। ठीक है, उस वेव का क्या एम्पलीट्यूड है, उसकी मदद से आप ये बोलते हो कि वो साउंड मतलब वो जो वेव है वो आपका जो साउंड जो आप सुन रहे हो वो इतना ज्यादा लाउड है या फिर उस उतना ज्यादा कम लाउड है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखो एको के ऊपर हमने डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे हमने देखा था कि एक पहाड़ है, यहाँ पे आपने एक इंसान है कोई पटाखा फोड़ता है, तो यहाँ पे इस यहाँ तक पहले जाती है आवाज, फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तब इस इंसान को यहाँ पे सुनाई देती है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम हमेशा 2D लेते हैं, ये आपको प्लीज यहाँ पे याद रखना है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे हैं पीवाईक्यूज में। ठीक, फिर आपका यहाँ पे अगला आ जाता है रिवर्बरेशन, जो आपको बंद एरिया में देखने को मिलता है। इसके ऊपर हमने एनसीईआरटीज में भी हमने यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करी हैं, और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, जो आपका पूछा गया है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है। फिर आपका यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे मैक नंबर। अब देखो मैक नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, इसका बस फॉर्मूला याद रखना, वो आपका है यहाँ पे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, जो भी हमने मीडियम लिया है उस मीडियम में ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है वो आपका ऊपर, और उसी सेम मीडियम में साउंड की क्या स्पीड है वो नीचे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग बेसिकली यहाँ पे निकालते हैं मैक नंबर। अब मैक नंबर में अगर आप देखोगे,
अगर आपका 1 के इक्वल आता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसोनिक, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसोनिक। अगर लेस देन 1 आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सबसोनिक, इसको बोलते हैं तब हम यहाँ पे सबसोनिक। अगर जो आपका m है, अगर ये आपका 1 से बड़ा है पर 5 से कम है, तो ये आप इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सुपरसोनिक, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सुपरसोनिक। फिर जब आपका जो m है ये आपका 5 से बड़ा आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे हाइपरसोनिक। तो यहाँ पे ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। बाकी हम बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है? स्पीड ऑफ जो आपकी साउंड होती है, ये आपकी मैक्सिमम होती है सॉलिड में, फिर आपकी होती है लिक्विड में और फिर आपकी होती है गैस में, ठीक है? तो यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, और उससे ज़्यादा फिर आपके लूजली पैक्ड होते हैं लिक्विड में, और सबसे लूज होते हैं आपके यहाँ पे गैस में। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आपको याद रखना है। और आपका यहाँ पे हमने सोनार वगैरह भी डिस्कस किया था, जहाँ पे आपको डेप्थ वगैरह आप अगर आपको निकालनी है, सी लेवल निकालना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो, नेविगेट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो इसको, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सबमरीन वगैरह डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सोनार का यूज़ करते हो, ठीक है? डिटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सोनार का यूज़ करते हो। कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, सी बेड को डिटेक्ट करने के लिए, वो सब के लिए आप यहाँ पे सोनार का यूज़ करते हो। हम बहुत बार यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने यहाँ पे कवर किया। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो वो हमने यहाँ पे कवर नहीं करी हैं। पर आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर देना, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो। और जितने भी आपके यहाँ पे जो पीवाईक्यूज के वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है? उसके हर एक की पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली बार अगर आप आए थे यहाँ पे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और सीरीज़ को आप ज़रूर देखते रहना, क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़रूर लगाने हैं, ठीक है? अगर आप चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की, आपको सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए इन तीनों ही एग्जाम के क्वेश्चंस लगाने हैं, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, तीनों में आ रहे हैं तो, ठीक है? तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।